Hello my all viewers, I am Garima and you're watching my YouTube channel Brain Booster by Garima. So guys, I'm really sorry for uploading this video a bit long, but today we'll start with a new chapter, chapter 15, Biodiversity and Conservation, obviously class 12th, Biology. So guys, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और स्कोरिंग भी है, सो वॉच द वीडियो टिल एंड. ओके, और आज की ही वीडियो में हम ये वन शॉर्ट वीडियो है, इसलिए आज ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. यस, if an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of orchids. Yes, तो गाइस यहाँ पे ये कहा गया है, अगर कोई एलियन हमारी अर्थ पे आता है तो सबसे पहले तो वो देख के हैरान हो जाएगा कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं. लाइक एक जैसे दिखने वाले और अलग अलग जैसे दिखने वाले इतने सारे. अगर मैं आपको बताऊँ तो आप भी हैरान हो जाओगे कि यहाँ पे अर्थ पे 20,000 वेराइटीज़ की चींटियाँ हैं. येस, हमें तो बस वही काली और लाल के बारे में पता होता है, लेकिन फैक्ट इज़ कि 20,000 हैं, मोर देन दैट हैं. 3 lakhs बीटल्स और 28,000, मतलब इतने लार्ज नंबर्स ऑफ वेराइटी हैं जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? तो यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट ये पता करना चाह रहे हैं कि इतनी स्पीशीज़ आखिरकार हैं क्यों. जो हमारी अर्थ पे सबसे पहले एडम और ईव आए थे, सिर्फ वही क्यों नहीं है. इतने सारे, मतलब बाद में इतने सारे लोगों का क्या, मतलब लोगों की क्या नीड थी. Did such great diversity exist throughout Earth's history? How did this diversification come about? How and why is this diversity important to the biosphere? Would it function any differently if the diversity was much less? How do humans benefit from the diversity of life? तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी, क्या इतनी सारी वेराइटीज़ इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है. आप क्या कहना चाहेंगे. ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है. हर कहीं का, हर किसी चीज़ का कहीं ना कहीं रोल उसकी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस. सो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है. इन अवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी exist not only at the species level but at all levels of biological organization ranging from macromolecules within cells to biomes. तो गाइस वेराइटीज़ तो बहुत सारी हैं, स्पीशीज़ लेवल भी काफ़ी सारी हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमें दिख भी नहीं पाते अपनी नेक्ड आइज से, उनसे लेके माइक्रो से लेके मैक्रोमोलिक्यूल्स तक की वेराइटीज़ हैं, सेल्स हैं. उसके बाद बायोम्स तक के बड़े बड़े एरियाज़ में हमारी डाइवर्सिटी डिस्टिंग्विश है. बायोडाइवर्सिटी इज़ द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन. तो बायोडाइवर्सिटी का टर्म किसने दिया था? एडवर्ड विल्सन ने. दिस इज इंपॉर्टेंट हियर. यस गाइस, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर. तो सबसे पहले हम अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो 3 तरह की होती हैं, जेनेटिक, स्पीशीज़ और इकोलॉजिकल. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जेनेटिक में जीन से रिलेटेड, जेनेटिक वेरिएशन से रिलेटेड बात होगी, स्पीशीज़ में ऑब्वियसली स्पीशीज़ और इकोलॉजिकल में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़. ठीक है, इकोसिस्टम वगैरह. तो अ सिंगल स्पीशीज़ माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज. द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces. India has more than 50,000 genetically different strain of rice and 1,000 varieties of mango. तो guys obviously इस चैप्टर में आपको वेराइटीज़ के बारे में और उनके नंबर्स के बारे में बहुत ध्यान रखना है. और यहाँ पे बेसिकली ये कहा गया है कि एक सिंगल स्पीशीज़ भी हमें हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है. यस, एक ही तरह की हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं अपनी अपनी रेंज पे. ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा रोवोल्फिया वोमिटोरिया नाम के प्लांट से दिखाई देता है, जो कि ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे रिसरपाइन बोलते हैं. ठीक है, ज़्यादातर ये हिमालयन रेंजेस पे मिलता है, ये वाला जो पौधा है. ठीक है, और इंडिया में 50,000 से ज़्यादा चावलों की वैरायटी और 1,000 से ज़्यादा मैंगोज़ की. Species diversity. The diversity at the species level, for example, the Western Ghats have a great amphibian species diversity than the Eastern Ghats. तो Western Ghats पे ज़्यादा amphibian की वैरायटी मिलेगी due to their atmospheric conditions. ठीक है. Ecological diversity. Ecosystem level पे इंडिया में देखा जाए तो desert, rainforest, mangrove, coral reef, wetland, estuaries and alpine meadows में ज़्यादा ecosystem diversity दिखती है as compared to Norway. ठीक है, इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू एक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, बट वी कुड लॉस ऑल दैट वेल्थ इन लेस देन 2 centuries if the present rates of species losses continue.
तो हमें ज़रूर नुकसान होगा अगर स्पीशीज़ की लॉस हो, अगर यहाँ पे मतलब डाइवर्सिटी ना हो नेचर में, क्योंकि सबका अपना अपना रोल होता है अपनी अपनी जगह। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इशू। तो बायोडाइवर्सिटी को, लोगों को बचाना, जीव जंतुओं को बचाना हमारा एक कर्तव्य बन चुका है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एज मोर एंड मोर पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगन टू रियलाइज द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अवर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, तो हम सभी को पता है, और जिन्हें नहीं पता है वो भी शायद इस वीडियो के थ्रू जान लें कि सभी इंपॉर्टेंट है, सारी डाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम सभी से लिंक हैं। येस, हाउ मेनी स्पीशीज आर दोज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। ठीक है, आप देखते हैं। Since there are published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species there are on Earth. According to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million. ठीक है, तो IUCN के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैं प्लांट और एनिमल को इंक्लूड करके। ठीक है, और वहीं अगर हम रॉबर्ट मे नाम के साइंटिस्ट की बात माने तो 7 मिलियन स्पीशीज़ हमारी अर्थ पे हैं। ठीक है, बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर एंड डिस्क्राइब। लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो डिस्क्राइब ही नहीं हुई हैं, बस हमें ये पता है कि हैं। एस्टिमेट्स वराई वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेसेस। फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज़ इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। Considering that an overwhelmingly large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ याद करने वाला भी नहीं है, बस ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंजेस फ्रॉम 20 to 50 मिलियन बट अ मोर कंजर्वेटेड एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। रॉबर्ट मे ने बोला है कि ग्लोबल पे देखें, ग्लोबल लेवल पे देखें तो 7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, let us look at some interesting aspects about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories. More than 70% of all the species recorded are animals, while plants including algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, angiosperm comprise no more than 22% of the total. तो अगर हम अर्थ की बात करें तो गाइस 70% यहाँ पे अर्थ की नहीं, सॉरी, ग्लोबल लेवल पे बात करें तो 70% एनिमल्स हैं, मतलब हमें अपने जैसे लोग ज़्यादा दिखेंगे कंपैरिजन टू प्लांट्स। प्लांट्स ओनली 22% हैं, जहाँ पे वो सब मतलब उसमें सब इंक्लूड होते हैं, एल्गी फंगी से लेके सारे। ठीक है, among animal insects are the most species rich taxonomic group, yes making up more than 70% of the total। तो जो हम 70% हैं वो सब हम इंसेक्ट की वजह से ज़्यादा हैं, क्योंकि इंसेक्ट के वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लानट 7 आर इंसेक्ट। इसका मतलब है अगर प्लानट पे 10 एनिमल हैं तो 10 में से 7 इंसेक्ट हैं और 3 में से हम हैं और बाकी एनिमल्स हैं। ठीक है, अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन द इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीशीज ऑफ फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल। तो अगर इनके कंपैरिजन में बात करें तो फंगी जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंसेक्ट इतने सारे हैं क्यों, जो हम कह रहे हैं कि 10 में से 7 अगर हैं तो इंसेक्ट हैं, तो ड्यू टू देयर किटिनस एक्सोस्केलेटन, उनका चिटिन से बना हुआ स्केलेटन है और जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, इसकी वजह से वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा टिक पाते हैं। ठीक है, एनिमल में इंसेक्ट ज़्यादा पाए जाते हैं और बायोस्फीयर की बात करें तो फंगी आप टिक करोगे अगर बायोस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है जहाँ पे इंसेक्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। तो गाइज एक बार इस डायग्राम को आप देखेंगे तो इन वर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट ज़्यादा होते हैं, वर्टिब्रेट में फिशेस ज़्यादा हैं और प्लांट्स में फंगी और एंजियोस्पर्म ज़्यादा हैं। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट्स। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी। The problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory condition। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट जो हैं वो श्योर नहीं हैं किसको लेके, हमारी डाइवर्सिटी को लेके, हमारी स्पीशीज़ को लेके, हमारी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ को लेके। क्यों? क्योंकि टेक्सोनॉमिकल मेथड्स इतने नहीं हैं हमारे पास कि हम सारे
मतलब सारे एक एक डाइवर्सिटी को हम आराम से देख सकें, क्योंकि हम आज किसी एरिया में अगर डाइवर्सिटी देखेंगे तो कल अगर हम उस एरिया में दोबारा जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी पॉपुलेशन बढ़ चुकी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि मतलब 1 घंटे में ही इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो हम कैसे हर एक का रिकॉर्ड रख पाएंगे, राइट। तो मेथड्स इतने नहीं हैं, और फिर कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ हैं जो लैब में क्या होती हैं, सूटेबल नहीं हो पाती, कंफर्टेबल नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से भी उनकी स्टडी करना हार्ड हो जाता है। Although India has only 2.4% of the world's land area, its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. देखो लैंड एरिया इंडिया का बस 2.4% है, लेकिन इंडिया की डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग 8.1% इंडिया फैल चुकी है। दैट इज़ व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो 12वीं मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है हमारी वर्ल्ड में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डिंग फ्रॉम इंडिया। How many living species are actually there waiting to be discovered and named? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे। If we accept May's global estimate, May's ने क्या बताया था कि 7 मिलियन है स्पीशीज़ हमारे ग्लोबल लेवल पे। Only 12% of the total species have been recorded so far. लेकिन applying this proportion to India's diversity figure, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा प्लांट हैं जो बचे हैं, जिनकी स्टडी अभी करना बाकी है, जिन्हें डिस्क्राइब करना रह गया है। 3 लाख एनिमल हैं जो अभी तक डिस्क्राइब नहीं हुए हैं। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अवर कंट्री? तो आपको क्या लगता है कि कभी हम स्टडी कर पाएंगे या नहीं? Consider the immense trained manpower taxonomist and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them. तो yes, obviously अगर हम किसी को स्टडी भी करते हैं, हम किसी को डिस्क्राइब भी करते हैं, तो या तो अगले दिन वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या वो बढ़ जाएंगे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसकी स्टडी करने में। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ ऑल द बुक स्टॉक देयर। तो येस, जो नेचर में बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, अगर हम बात करें नेचर में, हम अगर किसी डाइवर्सिटी का, किसी बायोडाइवर्सिटी, किसी स्पीशीज़ की बुक भी बनाते हैं तो उसका टाइटल हम जब तक सोचेंगे, जब तक लिख पाएंगे, तब तक डाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ ही पहुँच चुकी होगी। देखिए पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न की बात करें तो ये पूरा पैराग्राफ आप खुद पढ़िएगा, मैं इसको समझा देती हूँ कि इसमें एक्चुअली है क्या। देखिए हमारी अर्थ होती है, अर्थ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिक्स लेवल में, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक्स है पूरा यहाँ पे होती है, ओके। और अगर हम साउथ पोल पे चले जाएं, नॉर्थ पोल पे चले जाएं, दोनों ही पोल में डाइवर्सिटी कम होगी ड्यू टू देयर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, और ट्रॉपिक्स में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है। यहाँ पे यही कहा गया है। बाकी आपको लैटिट्यूडिनल रेंज, न्यूयॉर्क वगैरह, अमेज़न, और हाँ अमेज़न फॉरेस्ट जो है, अमेज़न फॉरेस्ट, उसे लंग ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है और सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। देखिए अगर बर्ड की स्पीशीज़ की बात की जाए तो 1400 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं कोलंबिया में, और 1200 है हमारी इंडिया में। कहाँ लिखा है 1200? ये रहा। इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ मोर देन 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। यस, अगर हम वहीं साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे 1300 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ में टोटल लर्न करने वाली चीज़ें हैं, यू शुड रिमेंबर, यू शुड लर्न इट। Evolutionary time for species diversification, tropical environment unlike temperate one are less seasonal, relatively more constant and predictable. Okay, there is more solar energy available in the tropics. तो tropics पे क्यों है maximum diversity? क्योंकि वहाँ पे मतलब atmospheric level ही कुछ ऐसा है, और solar energy वहाँ पे ज़्यादा available है, जिससे productivity ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए plants वहाँ पे ज़्यादा उग पाते हैं, ओके, ठीक है। Species area relationships. Great naturalist, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ऑब्जर्व करा था इन्होंने कि एक विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो एक एरिया तक ही इंक्रीज होगी, लेकिन लिमिट पे, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा स्पीशीज़ वहाँ होंगी, लेकिन लिमिट पे, ठीक है। तो ये किसने बोला था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, ओके। नाउ इसका यहाँ पे रिलेशनशिप निकालने का फॉर्मूला है log s इज इक्वल्स टू log c प्लस z log a। यस, जहाँ पे S मतलब है स्पीशीज रिचनेस, A मीन्स एरिया, Z रेफर टू स्लोप ऑफ द लाइन एंड C इज इक्वल्स टू y माइनस इंटरसेप्ट, ठीक है। और Z वैल्यू स्मॉलर रीजन के लिए 0.1 से 0.2 तक होती है यहाँ पे Z की वैल्यू, और लार्ज रीजन है तो 0.6 से 0.12 तक ये वैरी करेगी, ओके।
नाउ यस, यहाँ पे यही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल द फ्रूगिवोरस फ्रूट ईटिंग बर्ड। तो फ्रूगिवोरस किसे बोला जाता है? जो बर्ड फ्रूट खाते हैं उन बर्ड्स को, ठीक है। मैमल्स इन द ट्रॉपिक्स फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट द स्लोप इज फाउंड टू बी 1.15। तो मैमल्स और फ्रूगिवोरस के लिए 1.15 तक स्लोप जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। तो स्पीशीज़ की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। Does the number of species in a community really matter to the functioning of the ecosystem? This is a question for which ecologists have not been able to give a definite answer. तो यस, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि साइंटिस्ट आज भी इसका आंसर ढूंढ रहे हैं कि इतनी बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्यों। A stable community should not show too much variations in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbance. तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो जाए, इतनी भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी ना बढ़ जाए, तो इसलिए जब हमारी अर्थ पे, जब हमारी इंडिया को, जब हमारे ग्लोब को फील होता है कि ज़्यादा ही लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब जिससे अब आबादी जो है, इतनी सारी पॉपुलेशन खुद कम हो जाती है। लाइक कोविड आया, ठीक है, कितने सारे लोगों की जान गई। तो वो बेसिकली ओकेशनल डिस्टर्बेंस होता है जो नेचर खुद कर देता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें बिगड़ने लग जाएं तो, ठीक है। वी डोंट नो हाउ दिस एट्रीब्यूट्स आर लिंक टू स्पीशीज रिचनेस इन अ कम्युनिटी। हमें नहीं पता कि अर्थ को कैसे पता चलता है आखिर की इतनी बायोडाइवर्सिटी मुझ पे बढ़ रही है। बट डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग आउटडोर्स प्लॉट्स प्रोवाइड सम tentative answer. Tillman found that plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiment, increased diversity contribute to higher productivity. अगर जहाँ की डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है, इन्होंने ये शो करा था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से PYQ भी आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आया होता है हर साल। नाउ there are no direct answer to such naive question, but we can develop a proper perspective through an analogy. The Rivett-Popper hypothesis, used by Stanford ecologist Paul Ehrlich. In an airplane ecosystem, all parts are joined together using thousands of rivets. If every passenger traveling in it is starting popping a rivet to take home, causing a species to become extinct, it may not affect flight safety. तो यस, यहाँ पे इन्होंने एक एरोप्लेन के एग्जांपल से हमें समझाया है कि एरोप्लेन में अगर हम स्क्रूज उसके निकालते जाएं, मतलब उसकी हम अगर डाइवर्सिटी से स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट करते जाएं, तो श्योरली हम जो ड्राइव है, जो एरोप्लेन की जो आपकी फ़्लाइट है, वो सेफ़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर उसमें से स्क्रूज निकलते रहेंगे तो एरोप्लेन एक न एक दिन पूरा ही खाली हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो वही उन्होंने एग्जाम्पल कंपेयर करके बताया है कि एरोप्लेन जो है वो इकोसिस्टम है और स्पीशीज़ जो हैं वो स्क्रू हैं, ठीक है। की स्टोन स्पीशीज़ क्या होती है? ड्राइव मेजर इकोसिस्टम। तो ये की स्पीशीज़ दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी दैन लॉस ऑफ अ फ्यू रेबिट्स ऑन द सीट्स और विंडो इनसाइड द प्लेन। तो की स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो बहुत ही ज़रूरी है डाइवर्सिटी में, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई तो काफ़ी खतरा हो जाएगा हमारे लिए। Loss of biodiversity. While it is doubtful if any new species are being added through specimens, okay, the biological wealth. देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कुछ एग्जाम्पल्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डोडो, ठीक है, मॉरिटियस बोलते हैं, क्वागा, थाइलसिन, स्टेलर सी काउ, ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। और अब टाइगर्स जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर टाइगर्स ही चले गए, क्योंकि देखिए टाइगर्स ही हैं जो अपने पूरे जंगल को बचाते हैं। अगर टाइगर ही नहीं रहेंगे तो हंटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट। यस, अब एम्फीबियंस भी एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। यस, मोर देन 15,500 स्पीशीज़ वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो 15,500 से ज़्यादा स्पीशीज़ इस टाइम खतरे में हैं। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड स्पीशीज़, 23% ऑफ ऑल मैमल, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन, 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म, ये सब एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, लेकिन हमें बचाना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। यस, यहाँ पे ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो आप एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ यस, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है, +4 टॉपिक है गाइस नेट के लिए। This is the most important cause driving animal and plant to extinction. The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest. ठीक है, once covering more than 14% of the Earth's land surface, these rainforests now cover no more than 6%.
येस, दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे अच्छे खासे फॉरेस्ट भी अब खत्म होते जा रहे हैं। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, जब तक हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी इस वीडियो में, तब तक आप यकीन नहीं मानोगे 1000 more hectares of rain forest would have been lost। 1000 तक हेक्टेयर्स तो ख़त्म ही हो जाएंगे जब तक हम मतलब ये मान लो कितनी जल्दी हम अपने पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं। द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इट इज़ सो ह्यूज दैट इट इज़ कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लानट, हार्बरिंग प्रोबेबली मिलियन ऑफ स्पीशीज इज बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन्स। बताओ, हम अपनी सोयाबीन खाने के चक्कर में इतने अच्छे पेड़ पौधों को काट रहे हैं। येस, और फॉर कंजर्वेशन टू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। Besides the total loss, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. Okay, over exploitation होता है। Humans have always dependent on nature for food and shelter, but when needs turns to greed, it's lead to over exploitation. तो देखो, ह्यूमंस ही हैं जो नेचर पे डिपेंड करते हैं। ह्यूमंस हैं तो नेचर है, नेचर है तो ह्यूमंस है। लेकिन जब ह्यूमंस की अपनी ज़रूरतों की बात आती है तो वो बहुत लालची बन जाते हैं, ये हमें भी पता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर देते हैं। 500 ईयर्स, इन द लास्ट 500 ईयर्स इतनी सारी स्पीशीज़ हमने एक्सटिंक्ट कर दी सिर्फ अपनी ज़रूरतों की वजह से, जैसे कि स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पीजन, बट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन बाय ह्यूमन प्रेजेंटली मैनी मेराइन फिश पॉपुलेशन जो है वो होने वाली है बस ख़त्म। येस, अगर हमारा ऐसे ही चलता रहा तो। एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन्स, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड टू इवेंचुअली बाय द एक्सटिंक्शन ऑफ एन इकोलॉजिकल यूनिक assemblage ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ चिचलिड फिश इन द लेक। तो गाइस, एलियन स्पीशीज़ इन्वेशंस मतलब होता है कि किसी जगह पे एक चीज़ ऐसी आ जाना जो बाकी सबको नष्ट कर दे। येस, लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका के लेक विक्टोरिया में एक नाइल पर्च नाम की फ़िश आ गई जिसने 200 से ज़्यादा किक्लिड फिश की, किक्लिड आप कुछ भी बोल सकते हो, इतनी सारी स्पीशीज़ की बताओ प्रजातियों को नष्ट कर दिया। बताओ, You must be familiar with the environmental damage causes and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass, Parthenium, lantana, and water hyacinth. The recent illegal introduction of the African catfish, Clarius garipinus, for aquaculture purpose is posing a threat to be indigenous catfish in our rivers. तो मतलब यही है, अपनी ज़रूरतों के लिए हम सभी को धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। Co-extinction. So when a species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट हमने एक्सटिंक्ट कर दिया तो जो एनिमल उस प्लांट को खाते थे वो भी धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो एक तीर से दो निशाने, ये वाली बात हो गई। को एक्सटिंक्शन मतलब हम एक चीज़ को एक्सटिंक्ट करा हमने और उसके कारण बाकी चीज़ें भी एक्सटिंक्ट होने लग गई जो उससे लिंक्ड थी। ओके, Now we have biodiversity conservation. Why should we conserve biodiversity? अब हमें क्यों बचानी है आखिर अपनी biodiversity? There are many reasons, some obvious and others not so obvious, but all equally important. तो कुछ बहुत ज़रूरी हैं, कुछ नहीं हैं, लेकिन important तो सभी हैं. They can be grouped into 3 categories: narrowly utilitarian, broadly utilitarian, and ethical. The narrowly utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। Humans derive countless direct economic benefits from nature: food, cereals, pulses, fruits, firewood, fiber, construction material, industrial product, tannins, lubricant, dyes, resins, perfumes, and product of medicinal importance. More than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide are derived from plants. तो गाइस, अब हम सभी को पता है कि प्लांट से हमें बहुत ही सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और मतलब ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें प्लांट से ही मिल रही हैं। फ्रूट्स हो गए, पल्सेस हो गए, सीरियल्स हो गए, डाइस, परफ्यूम्स, रेजिन्स, हमारी डेली यूज़ चीज़ें, ठीक है, जिनके बिना हमारी लाइफ अधूरी सी है। तो 25% ड्रग्स जो आज मार्केट में मिल रहे हैं वो सभी प्लांट्स के कारण हैं। एंड 25,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय नेटिव पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब 25,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स हैं जो हमें मेडिसिन देती हैं। नाउ nobody knows how many more medicinally useful plants there are in tropical rainforest waiting to be explored. With increasing resources put into bioprospecting, exploring molecular, genetic and species level diversity for product of economic importance. Bioprospecting मतलब होता है कि हम चीज़ों को खंगालें, हम चीज़ों को देखें कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं हर बेसिस पे, चाहे वो मॉलिकुलर बेस हो चाहे वो जेनेटिक बेस हो, ठीक है। मतलब चीज़ों को परखना कि हमारे लिए कौन कौन सी ज़रूरी है, वो होता है बायोप्रॉस्पेक्टिंग। The broadly utilitarian argument sees that biodiversity plays a major role in many ecosystem services that nature provides. Amazon forests estimate to produce
दो फोटोसिंथेसिस 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। 20% बेटा जो ऑक्सीजन है पूरी अर्थ की वो अकेला अमेजोन फॉरेस्ट दे रहा है हमें, ठीक है। आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन, अभी हमारे कोविड में पता चला कि ऑक्सीजन सिलेंडर कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, राइट। तो वो जो हमें इतने सारे पैसे लगाने के बाद मिल रहा है वो हमें अमेजोन फॉरेस्ट फ्री में दे रहा है, फिर भी हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी वहाँ के पेड़ों को हम काट रहे हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है? You can get some idea by finding out how much your neighborhood hospital spend on a cylinder of oxygen. Pollination, without which plant cannot give us fruit or seed, is another service. Ecosystem provide through pollinators, layer bees, bumblebees, birds and bats. अब pollination भी तो हमारे इंसेक्ट की वजह से हो रहा है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को खत्म करें, इंसेक्ट को खत्म करें, पॉलिनेशन नहीं होगा, प्लांट्स नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं सभी लिंक हैं। इसलिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। The ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to millions of plants, animals, and microbe species with whom we share this planet. Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation. Basically, ethical जो हमारी है कंजर्वेशन, उसका बेसिकली मतलब है कि हम खुद देखें कि हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता चले, ठीक है। हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें, उस चीज़ को अगर हम थोड़ा सा भी डीपली सोचेंगे तो शायद हम कंजर्व करने लगे अपने नेचुरल रिसोर्स को, है ना। नाउ वी हैव हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब हमने पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना ज़रूरी है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं। ये +4 टॉपिक है गाइज, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है नीट में हर साल। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. ठीक है, we save the entire forest to save the tiger. मतलब ये है कि अगर हम किसी एक चीज़ को भी बचाते हैं खतरे से, तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम इनडायरेक्टली बचा लेते हैं। अगर हमने टाइगर्स को बचा लिया तो हम बाकी सारे जानवरों को बचा लेंगे, राइट, क्योंकि शिकार इतनी आसानी से शिकार नहीं कर पाएगा जब टाइगर जंगल में होगा, है ना। Now, in situ conservation, faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved for extinctions far exceed the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot. Biodiversity hotspot कहाँ होते हैं? जहाँ पे स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा हो, हाई डिग्री ऑफ क्या हो, एंडीमोम, मतलब ज़्यादातर स्पीशीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं जो हॉटस्पॉट होते हैं। रीजन विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, एंड हाई डिग्री ऑफ एंडोमिज्म, दैट इज स्पीशीज़ कन्फिन्ड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। एंडीमिज्म होता है कि वो स्पीशीज़ वहीं जगह, उसी जगह मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। अब 25 से 30 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं हमारे पास, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बुर्मा, ठीक है, हॉटस्पॉट के नाम हैं। हिमालय कवर आउट कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन, तो हिमालय में सबसे ज़्यादा हमारे बायोडाइवर्सिटी रीजन्स हैं। ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारी अर्थ का कितना लैंड एरिया कवर करते हैं? 2%, ठीक है गाइस। चलिए गाइस, ये लास्ट पेज और इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश पूरा अच्छी तरीके से। हमने एक एक लाइन कवर की है एनसीईआरटी की, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, समझो, लर्न करो चीज़ों को, तो शायद आप बहुत ही बेटर मार्क्स ला सकते हो इस चैप्टर में, क्योंकि स्कोरिंग भी है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, हार्बर इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दिस हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves. National parks and sanctuaries. India now has 14 biosphere reserve, 90 national parks and 448 wildlife sanctuaries. तो गाइस, अगर इन सीतू कंजर्वेशन की बात हो तो सेंचुरीज आती हैं, और एक्स सीतू की बात हो तो क्या आती हैं? सेंचुरीज की जगह सफारी, ठीक है। सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे और वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सीतू में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो 90 नेशनल पार्क, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 14 बायोस्फीयर हमारी इंडिया के पास हैं। ओके, सेक्रेड ग्रुप्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय।
ओके तो ये सारी आप अंडरलाइन चीज़ों को याद करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, 90 नेशनल पार्क्स हैं एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे इंडिया में हैं। नाउ एक्स सीतु कंजर्वेशन, इन दिस अप्रोच थ्रेटन्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग। एक्स सीतु तो पता होगा ना, बाहर से हम लाते हैं हैबिटेट्स को, जानवरों को, और फिर उनको एक नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं और उनको आराम से सारी केयर में, स्पेशल केयर के साथ उनको रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, ये सब यहाँ पे हम एक्स सीतु कंजर्वेशन में बनाते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक होती है, लिक्विड नाइट्रोजन का इसमें यूज़ होता है, ठीक है। क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन में, क्या रखते हैं हम, गैमीट्स रखते हैं स्पीशीज़ के, ठीक है, जिससे उनको फिर कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, फिर उनको फर्टिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है, फिर उनके जैसे स्पीशीज़ को हम जन्म दिलवाते हैं, राइट। नाउ okay, biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all nation। अब हम सभी की जिम्मेदारी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना। द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरो in 1992 called upon all nations to take appropriate measure for conservation of biodiversity। तो गाइस 1992 में रियो डी जेनेरो में द अर्थ समिट प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन अ फॉलो अप द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local levels। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया फिनिश। अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन। और अब हम किसी नए चैप्टर के साथ जल्दी ही दूसरी वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।